अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्लास 6 का अमेजिंग साइंस का ये हमारा सेकंड चैप्टर है। सेकंड चैप्टर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसके बारे में आज हमने इंशाल्लाह डिटेल में स्टडी करनी है। तो इस चैप्टर के अंदर जो सबसे पहला पॉइंट है वो है रिप्रोडक्शन। उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। रिप्रोडक्शन क्या चीज़ होती है उसको हमने डिस्कस करना है। तो रिप्रोडक्शन होती है कि एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसी कॉपीज तैयार करता है, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करता है। उसकी प्रोडक्शन को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। एक सेल है या एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है, इसने डिवाइड हो रहा है और दो नए सेल बना देने हैं। ठीक है, एक सेल में डिवाइड होकर दो नए सेल बने हैं, इसको हम कहेंगे पेरेंटल सेल। ये हो गया पेरेंटल सेल। और ये जो दो रिप्रोड्यूस हुए हैं इनको हम कहेंगे डॉटर सेल्स। ठीक है, ये डॉटर सेल्स हो गए। इसी तरह से एक ऑर्गेनिज्म सेम अपने जैसी एग्जैक्ट कॉपी तैयार करता है, उसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद जो हमारा सेकंड पॉइंट है सेल। सेल क्या चीज है? सेल हम कहते हैं यूनिट ऑफ लाइफ को। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो तमाम के तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं। उनकी पूरी बॉडी सेल से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, तो आप सिंपली कह सकते हो यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो सेल है। उसके बाद सेल्स की दो यहाँ पर टाइप्स लिखी हुई, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। पहली बात हमने की है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से मिलकर बन रहे हैं, इसलिए हमने इसको यूनिट ऑफ लाइफ कह दिया। उसके बाद ये यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर की क्या बीच में मिसाल है वो हम देख लेते हैं। यूनिसेलुलर कहते हैं कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल है। ठीक है, अगर ये मैंने राउंड शेप में बना दिया, ओवल या राउंड शेप, तो एक सेल पर मुश्तमिल जो जानदार होगा उसको हम फिर बोलते हैं यूनिसेलुलर। यूनि का मतलब होता है वन और सेलुलर का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेल्स पर मुश्तमिल हो, तो यूनिसेलुलर हुआ। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल पर मुश्तमिल हो उनको हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब ये जो ऑर्गेनिज्म होगा, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही सेल है, तो इसकी जो टोटल बॉडी है ऑर्गेनिज्म की, टोटल बॉडी सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल है। उसकी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज हैं, कंप्लीट लाइफ एक्टिविटीज, वो सिर्फ एक सिंगल सेल पर मुश्तमिल होगी। ठीक है, उसके बाद दूसरी जो हमारे पास टाइप है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी का मतलब होता है मैनी, यानी कि बहुत सारे, और सेलुलर का मतलब हो गया ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेल पर मुश्तमिल हो। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स ऐसे ऑर्गेनिज्म हो गए, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि बहुत ज्यादा सेल्स पर मुश्तमिल है। अब इसके अंदर क्या होगा कि दो या दो से ज्यादा, ये दो से ज्यादा जितने मर्जी हो सकते हैं सेल्स, बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाएंगे, उन टिश्यूज से फिर बनेंगे ऑर्गन्स, फिर ऑर्गन सिस्टम, और इस तरह से एक कंप्लीट इंडिविजुअल बन जाएगा। ठीक है, तो आप कहोगे कि उसके अंदर अरबों खरबों लाखों करोड़ों उसके अंदर सेल्स मौजूद होंगे। उसकी कंप्लीट जो बॉडी एक्टिविटीज है वो टिश्यू सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम पर मुश्तमिल होगी। ठीक है, तो उसके अंदर आप कहते हो कि बहुत सारे सेल्स मौजूद हैं। अगर आप एग्जांपल्स देखें तो यूनिसेलुलर के एग्जांपल्स के अंदर आपके पास आता है जैसे यूग्लिना, पैरामीशियम वगैरह। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर आ जाते हैं प्लांट्स, एनिमल्स। ठीक है, और इस तरह के जो दूसरे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं कुछ जो कि मल्टीसेलुलर है। ठीक है, तो ये जो होगी सेल की टाइप्स हो गई। उसके बाद है सेल स्ट्रक्चर। सेल का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है वो हमने देखना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सेल के स्ट्रक्चर की, इसका मतलब है सेल के स्ट्रक्चर से हम क्या मान लेते हैं कि सेल की जो साख्त है, यानी कि उसकी शक्ल सूरत कैसी है, उसके अंदर क्या है, उसकी एनाटॉमी जिसको बोलते हैं, और उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या है, इंटरनल क्या है, ये सारी चीजें हम इसमें सेल स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कि उसकी बनावट कैसी है। तो सबसे पहले अगर हम सपोज कर लें कि सेल एक राउंड शेप में है, सर्कुलर है, ओवल है। ठीक है, इसके सेंटर में एक होता है राउंड शेप का ही न्यूक्लियस, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, सेंटर में इसके न्यूक्लियस है। ये आपको अगर मैं बहुत ही ज्यादा सिंपल वर्डिंग के अंदर बताऊं तो आप ऐसा कह सकते हो कि सेल का जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस उसका दिल होता है, यानी कि उसके अंदर डीएनए वगैरह जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर होता है, और वो एक किस्म का पूरे सेल को कंट्रोल कर रहा होता है, आप ऐसा कह सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब ये हो गया न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर सारा जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है। जेनेटिक मटेरियल से मुराद है डीएनए वगैरह। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाहर एक इन्वेलप होता है। ये जो मैंने लाइन बनाई है एक इन्वेलप है। इन्वेलप का मतलब है इसके बाहर एक कवरिंग होती है। वो कवरिंग क्या करती है कि न्यूक्लियस के अंदर जो मौजूद मटेरियल है उसको बाहर आने से रोकती है। ठीक है, तो इस कवरिंग को हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। उसके बाद इस न्यूक्लियस से लेकर
और ये सबसे पहले मैं बात कर लूँ कि सेल जो है, सेल की आउटर कवरिंग, ये जो लाइन लगी हुई है, इस आउटर कवरिंग को हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। एक एस मेम्ब्रेन का मतलब होता है उर्दू में झिल्ली, एक ऐसी झिल्ली या एक ऐसी कवरिंग जो कि सेल को कवर करती है। इसकी कवरिंग का मकसद ये होता है कि एक तो सेल की शेप जो होती है वो बरकरार रहती है, दूसरा ये कि जो उसके इंटरनल मटेरियल्स होते हैं उनकी प्रोटेक्शन हो जाती है, वो सेल से बाहर नहीं आ सकते, वो प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो दूसरी बात यह कि इस न्यूक्लियस से लेकर जो न्यूक्लियर इनवेलापर जिसको हमने न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस कहा है, इस न्यूक्लियोलस से लेकर और ये सेल मेम्ब्रेन तक ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के दरमियान में ये सारा का सारा जेली टाइप स्ट्रक्चर मौजूद होता है, जेली की तरह का लिक्विड मौजूद होता है, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो ये जो सारा लिक्विड इसके अंदर मौजूद है इसको हम कह रहे हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म हो गया। अब इस साइटोप्लाज्म के अंदर सबसे पहले इसके बेनिफिट की अगर हम बात करें कि जो जेली टाइप स्ट्रक्चर है, लिक्विड है, इसका क्या मकसद है। जो इस साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी कुछ मटेरियल मौजूद है, केमिकल्स वगैरह, वो हम अभी बात करते हैं कि क्या मौजूद होता है। तो जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उनको रिएक्शन करने के लिए एक स्पेस मिल जाती है, उनको समझ लो कि स्विम करने के लिए उनको वो स्पेस प्रोवाइड करते हैं, रिएक्शन करने के लिए स्पेस प्रोवाइड करते हैं और उनको ड्राई होने से ये लिक्विड जो होता है वो बचाता है। अच्छा, अब इस साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं, छोटे छोटे, यानी कि आप कह लो कि इसके अंदर काफी ज्यादा स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। इन टाइनी स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं ऑर्गेनेल्स, ठीक है। ये सारे के सारे जो टाइनी स्ट्रक्चर्स हैं ये कहलाते हैं ऑर्गेनेल्स। अब इन ऑर्गेनेल्स के अंदर क्या क्या चीजें शामिल हैं, बहुत सी स्ट्रक्चर इसके अंदर मौजूद है। मैं कुछ की एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, वैक्यूल है, राइबोसोम्स हैं, ठीक है, गोल्गी apparatus है। ये सारे के सारे उन टाइनी स्ट्रक्चर्स के नाम हैं जो कि इस साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं और इनको हम बोलते हैं ऑर्गेनेल्स। तो अगर मैं सिंपली बस थोड़े बहुत की अगर मैं एग्जांपल दे दूं तो राइबोसोम की अगर हम बात करें, सबसे पहले राइबोसोम्स, ये राइबोसोम जो होते हैं इसको हम कहते हैं कि ये दानेदार साख्ते हैं, यानी कि छोटे छोटे टाइनी स्ट्रक्चर्स हैं, दानों की तरह के इसमें स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं और इनका काम होता है प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स, ये बनाते हैं प्रोटीन्स, ठीक है। ये प्रोटीन्स बनाते हैं, तो इसलिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेल की जितनी भी प्रोटीन है, सेल का जो ड्राई वेट है वो तकरीबन 50% ड्राई वेट ऑफ सेल जो है वो प्रोटीन होता है। अब इतनी ज्यादा प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो राइबोसोम्स उनको इजीली पूरी कर देते हैं, लेकिन प्रोटीन की प्रोडक्शन करते हैं तो काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरा अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है ये प्लांट्स बॉडी के अंदर, क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स बॉडी के अंदर ये क्लोरोफिल और उसके बाद यानी कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहे हैं, कई तरह के पिगमेंट्स हैं, सूरज की रोशनी को अब्सॉर्ब करते हैं और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। उसके बाद है गोल्गी apparatus है, ठीक है, गोल्गी। ये गोल्गी apparatus जो है ये सेक्रीशंस प्रोवाइड करता है, सेक्रीशन करने में हेल्प करता है। इस तरह के यानी कि इसके अंदर एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो कि डाइजेशन में भी काम आते हैं और ये जितनी भी सेक्रीशन होती है सेल की वो इनमें हेल्प कर रहे हैं। उसके बाद गोल्गी apparatus के बाद है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, सेल की जितनी भी एनर्जी है उसकी पावर है वो सारी की सारी माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्रोवाइड करता है। ये राउंडेड शेप्ड होते हैं, सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद है। ये इसका सेल का स्ट्रक्चर था। सबसे पहले हम कह रहे हैं कि राउंड शेप में है, सेल को हमने सपोज किया कि राउंड शेप में है और ये हमने जनरल सेल लिया, ना एनिमल का लिया ना ही प्लांट का, एक जनरल सेल की हमने बात की है। उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद लिक्विड को हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस, उसके बाहर मौजूद लिक्विड को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, सेल की आउटर कवरिंग को हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। इन स्ट्रक्चर्स में से कुछ की एग्जांपल हमने देखी है ये, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म का जैसे मैंने पहले कहा था कि मैं बताऊंगा, तो साइटोप्लाज्म के अंदर ये जो ऑर्गेनेल्स मौजूद हैं छोटी छोटी, इनको रिएक्शन करने के लिए, एक दूसरे से अट्रैक्शन होने के लिए इनको स्पेस चाहिए होती है, तो वो स्पेस जो है वो साइटोप्लाज्म उनको प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक है वो है सेल ऑफ एनिमल सेल एंड प्लांट सेल्स, तो उनका हमने कंपैरिजन देखना है तो वो देख लेते हैं। अच्छा जी, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेल के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। सेल इज अ यूनिट ऑफ लाइफ और सेल की दो टाइप्स हैं, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, ठीक है।
ये वैसे उसके टाइप्स तो नहीं है, लेकिन हमने बात करनी है कि एनिमल सेल किस तरह के होते हैं और प्लांट सेल किस तरह के होते हैं, दोनों का कंपैरिजन करना है। तो अगर मैं सिंपली एक स्ट्रक्चर बनाकर दिखा दूं आपको, ये समझ लें कि मैंने एनिमल सेल बनाया और ये बना लिया प्लांट सेल, ठीक है। अब एनिमल सेल के अंदर क्या डिफरेंस आता है, सबसे पहले तो आप देख लें कि न्यूक्लियस जो है वो मेन पार्ट है, मेन पार्ट ऑफ द सेल होता है न्यूक्लियस। एनिमल सेल, ये एनिमल सेल है, ठीक है, ये एनिमल का हो गया और ये प्लांट्स का हो गया। तो हम न्यूक्लियस से स्टार्ट करते हैं। एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस जो होता है वो सेंटर में होता है और बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, यानी कि वाज़ेह होता है। प्लांट सेल्स के अंदर न्यूक्लियस जो है वो साइड पर होता है, ठीक है, साइड पर हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो वैक्यूल्स हैं, छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं इनके अंदर, वो बहुत एनिमल सेल के अंदर छोटे छोटे हैं और काफी ज्यादा हैं। इन वैक्यूल्स का काम क्या है, ये वैक्यूल्स हैं, ठीक है। इन वैक्यूल्स का काम क्या है, ये स्टोरेज करते हैं एक्स्ट्रा मटेरियल की, एक्स्ट्रा वाटर की। जो वाटर होता है वो इसके अंदर वैक्यूल्स के अंदर स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पर क्या, प्लांट सेल्स के अंदर जो वैक्यूल है वो साइज में बड़ा होता है और सेंटर में होता है और एक ही होगा, सेंटर में मौजूद होगा, इसको हम बोलते हैं ये वैक्यूल, ठीक है, ये वैक्यूल हो गया। और एनिमल सेल के अंदर छोटे छोटे हैं लेकिन काफी ज्यादा हैं और साइड पर है, न्यूक्लियस सेंटर में, यहाँ पर न्यूक्लियस साइड पर है और वैक्यूल सेंटर में। अच्छा, उसके बाद हम सेल मेम्ब्रेन की अगर बात करें तो एनिमल सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन, आउटर कवरिंग, जैसे अभी हमने पढ़ा आउटर कवरिंग को सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो यहाँ पर जो ये आउटर कवरिंग है वो सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल मौजूद नहीं है। प्लांट सेल्स के बाहर एक और कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल, ठीक है। ये मेन डिफरेंस है प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स का। अगर हम इनका कंपैरिजन करें तो ये हमें जो मेन डिफरेंस नजर आते हैं उनमें से कुछ ये हैं। न्यूक्लियस सबसे पहले तो हो गया, वैक्यूल्स की बात होगी और सेल वॉल। उसके बाद प्लांट सेल्स के अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं जिनको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। अब ये जो क्लोरोफिल्स हैं ये आप कह लो कि क्लोरोफिल ग्रीन कलर के पिगमेंट्स होते हैं जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होंगे और इनका काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के जरिए से प्लांट्स की जो फूड है, उनकी जो प्रोडक्ट है वो तैयार करवाना। फोटोसिंथेसिस के जरिए से ग्लूकोज की प्रोडक्शन होती है जो कि उनके लिए फूड है, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, अब ये क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद ग्रीन कलर के पिगमेंट्स हैं। एनिमल सेल्स के अंदर क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं होती इसलिए इनके अंदर क्लोरोफिल भी मौजूद नहीं है, ठीक है। ये इन दोनों का थोड़ा बहुत कंपैरिजन था जो कि हमने किया है। और इसके बाद हमारा जो टॉपिक है रूट्स पर, तो रूट स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो जो हमारे पास रूट्स हैं, एक है हमारे इसमें प्लांट्स की अगर बात करें तो रूट सिस्टम और दूसरा हमारे पास है शूट सिस्टम। ये दो सिस्टम्स हैं, रूट एंड शूट सिस्टम, ठीक है। प्लांट्स के अंदर यही दो चीजें हैं। अगर ये अर्थ है, अर्थ सरफेस है, उसके ऊपर कोई प्लांट लगा हुआ है, ठीक है, तो जमीन की सतह के नीचे जो सरफेस ऑफ अर्थ है उसके नीचे जो इसका पार्ट होगा, यानी कि उसकी जो जड़ें हैं, उसको हम कह रहे हैं रूट सिस्टम। किसके अंदर आ जाता है ये सारा, रूट सिस्टम। और रूट सिस्टम जो है ये जमीन के नीचे वाला है। उसके बाद जमीन से ऊपर जो इसका प्लांट का स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं शूट सिस्टम। वो सारा का सारा शूट सिस्टम में आ जाएगा, ठीक है। अब स्टार्टिंग में जो जमीन से ऊपर जो है वो स्टेम है, स्टेम के ऊपर वाला जो है सारी ब्रांचेस वगैरह वो शूट सिस्टम में आ जाती हैं। तो सबसे पहले रूट सिस्टम की बात करते हैं। जमीन से नीचे जितना भी स्ट्रक्चर है उसको हम कह रहे हैं रूट्स। ये प्लांट्स को हेल्प डाउन करते हैं जमीन के अंदर, उसकी पकड़ मजबूत करती है, इसलिए वो रूट्स मौजूद होती हैं प्लांट्स के साथ। और दूसरा ये कि जो वाटर होता है जमीन से, और जो पानी मौजूद है जमीन में, उनको एब्जॉर्ब करने के लिए रूट्स जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहले टैप रूट है। टैप रूट कहते हैं एक मेन रूट होती है, यानी कि पूरे प्लांट की जो प्लांट बॉडी है उसकी सिर्फ एक ही रूट होगी, मेन होगी और साइज में थोड़ी बड़ी होगी। जैसे कि आप कैरेट की एग्जांपल ले लें, गाजर, उसकी अगर आप रूट्स देखें तो जमीन के नीचे उसकी एक ही मेन रूट होती है बड़ी सारी, ठीक है। डायग्राम बना देंगे तो ये समझने के सरफेस है, इसके नीचे जो रूट मौजूद है, ऊपर पत्ते वगैरह मौजूद हैं, लेकिन नीचे जो रूट होगी वो सिर्फ एक मेन रूट एक ही होगी और उसके ऊपर छोटे छोटे हेयर्स लगे हुए होंगे। इन हेयर्स को हम रूट हेयर्स भी बोलते हैं। तो ये इस तरह की जो मेन रूट है इसको हम बोल रहे हैं टैप रूट, ठीक है। इसके ऊपर जो छोटे छोटे बाल लगे हैं उनको हम कहते हैं रूट हेयर्स। उसके बाद है फाइब्रस रूट। अब जिस तरह से ये एक ही मेन रूट थी, फाइब्रस रूट्स के अंदर क्या होता है कि मेन रूट्स जो हैं वो बहुत सारी होती हैं।
यानी कि एक ही सेम साइज की काफी ज्यादा रूट्स जो हैं वो जमीन के नीचे मौजूद होती है। एक गुच्छा सा समझ लें कि बना होता है उसका जड़ों का। तो आप अगर कह लो कि इस तरह से ये सरफेस है, उसके नीचे मेन साइज की सेम साइज की बहुत सारी रूट्स मौजूद हैं। इसको हम बोलते हैं फाइबरस रूट। ठीक है, उसके बाद है ये काफी, क्योंकि फाइबर्स हैं इसलिए हम इसको फाइबरस बोल रहे हैं। रूट कैप क्या होता है? रूट कैप में हम कहते हैं जैसे ये रूट है तो इसके जो एंडिंग्स हैं वहां पर एक कैप का स्ट्रक्चर मौजूद है, यानी उसको जो एंड कर रहा है उसको हम बोल रहे हैं रूट कैप। उसके बाद अगर हम शूट सिस्टम बनाते हैं तो सबसे पहले शूट सिस्टम हम कहते हैं ब्रांचेस वगैरह को जो टहनियां उसकी मौजूद हैं। अच्छा, उसके अंदर श्रब्स हैं। सबसे पहले श्रब किसको कहते हैं? वैसे इसको उर्दू में झाड़ियां कहा जाता है, लेकिन जो ब्रांचेस हैं, टहनियां, जो दरख्तों की टहनियां होती हैं, वो सारा का सारा जो है वो श्रब्स के अंदर आ जाता है। उसके ऊपर पत्ते भी मौजूद हैं और पत्ते भी बीच में शामिल हैं, और टहनियां बहुत सारी अगर लगी हुई हैं तो उसको हम श्रब सिस्टम बोल रहे हैं। उसके बाद ट्रीज हैं, जाहिर सी बात है टहनियां काफी लगी होंगी किसी दरख्त पर। सिर्फ अगर स्टेम लगा हुआ है, सिर्फ अगर तना लगा हुआ तो उसको आप दरख्त नहीं बोलते, लेकिन अगर उसके ऊपर बहुत सारी टहनियां ब्रांचेस मौजूद हैं तो वो टोटल मिलाकर एक ट्री बना देता है, दरख्त बन जाता है। एक हम बोलते हैं पौधा और एक बोलते हैं ट्री। पौधा और दरख्त, इन दोनों के अंदर फर्क क्या है? तो पौधा हम कहते हैं जो कि बहुत छोटा होता है, उसका स्टेम जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, अभी यानी कि नाजुक होता है, सॉफ्ट होता है। ठीक है, उसका स्टेम। ठीक है, और अगर हम दरख्त की बात करें तो उसका जो स्टेम होता है वो काफी हार्ड हो चुका होता है और वो ग्रीनिश कलर से ब्राउनिश कलर में कन्वर्ट हो चुका होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम टहनियों की बात करें ब्रांचेस की, तो पौधे के ऊपर जो ब्रांचेस होती हैं वो थोड़ी होती हैं और वो भी ग्रीनिश कलर में होती हैं, लेकिन जो ट्री है उसके ऊपर जो ब्रांचेस मौजूद हैं वो श्रब्स की शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं, काफी ज्यादा फैल चुकी हैं, ज्यादा हो चुकी हैं और थिकर हो चुकी हैं। उनका जो साइज होगा वो भी इंक्रीज कर चुका है। उसके बाद उनकी डेंसिटी भी इंक्रीज हो चुकी है, उनके अंदर हार्डनेस भी आ चुकी है, तो वो श्रब सिस्टम कहलाता है। वो टोटल मिलाकर एक ट्री बना देता है। उसके आगे हैं बर्ड्स। बर्ड्स हम कहते हैं स्टेम के ऊपर कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर ग्रो कर जाते हैं। एक हम समझ लें कि एक जगह पर, किसी खास जगह पर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बन जाते हैं, गड्ढे टाइप बन जाते हैं, उसको हम बोलते हैं बर्ड्स। वहां से ब्रांचेस भी निकल सकती हैं। वहां से आप कह लो कि अगर आप उस बर्ड्स को काट लो तो जमीन में कहीं पर ग्रो करवाओ तो वो एक नया पौधा भी निकल आएगा। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं जैसे शुगर कैन, जो गन्ना होता है उसको आपने देखा होगा शुगर कैन को, उसके अंदर थोड़े थोड़े फासले से इस तरह के मौजूद होते हैं स्ट्रक्चर्स। अब इनको यहाँ पर रूट हेड्स भी मौजूद होती हैं, तो इनको हम बोलते हैं बर्ड्स। ठीक है, ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जो होते हैं वो बर्ड्स होते हैं। इन बर्ड्स को अगर आप काट कर जमीन में लगाओगे तो वहां से नया पौधा भी निकल जाएगा। ठीक है, ये हमारा रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम था। अच्छा जी, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक सिस्टम की तरफ हम जा रहे हैं जिसको बोल रहे हैं टिश्यू। तो टिश्यू से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं टिश्यू क्या होता है, व्हाट आर टिश्यूज। टिश्यूज जो हैं, जैसे कि हमने पहले टॉपिक में डिस्कस किया है कि यूनिट ऑफ लाइफ जिसको हम सेल बोल रहे हैं, जितनी भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी सेल से मिलकर बनी हुई है। तो अगर आप बात करो कि एक सेल दूसरे सेल के साथ अगर कंबाइन है तो इस तरह से बहुत सारे सेल्स जो हैं वो कंबाइन हो रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को हम बोलते हैं टिश्यू। जिसके अंदर ऐसा एक आप कह लो कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर बहुत सारे सेल्स शामिल हो उसको हम बोलते हैं टिश्यू। तो अब इसके अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स हो चुका हुआ है, एक से ज्यादा सेल्स मौजूद हैं इसके अंदर। आप ऐसा नहीं कह रहे कि मैंने 4 बनाए तो 4 ही होंगे, इसमें करोड़ों की तादाद में सेल्स मौजूद हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं टिश्यू। अब ये टिश्यू असल में आएगा चीज, इसके अंदर सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स मौजूद होते हैं, एक ही किस्म के सेल्स मौजूद हैं। यानी कि अगर हम सपोज कर लेंगे मेरी स्किन है, इस स्किन के जितने भी सेल्स हैं वो सेम टाइप ऑफ सेल्स हैं। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि कोई बालों वाले सेल भी इसके अंदर मौजूद हैं या कोई दांतों वाले सेल्स भी मौजूद हैं, हार्ट के सेल्स मौजूद हैं, ऐसा नहीं है। किसी एक टिश्यू के अंदर उसी टाइप के सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स उसके अंदर मौजूद होंगे, उसको हम बोल रहे हैं टिश्यू। और ये मिलकर एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, उन अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इसको हम कह रहे हैं टिश्यू। उसके बाद जो हमारा सेकंड होता है वो आता है ऑर्गन। तो ऑर्गन क्या चीज है? अब ये बहुत सारे टिश्यूज मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसके अंदर एक कंप्लीट कोई एक स्ट्रक्चर बन रहता है। मैंने ये समझ कर ये स्ट्रक्चर बना दिया कि कोई भी है, फॉर एग्जांपल हार्ट है, किडनी है, लंग्स हैं, ठीक है, आईज हैं, इस तरह के जितने भी हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं, आप किसी एक स्ट्रक्चर की मिसाल ले लो तो ये बहुत सारे टिश्यूज मिलकर ऑर्गन्स बना देंगे। इसको आप कहोगे फिर ये ऑर्गन बन चुका है। ठीक है, ये ऑर्गन बन गया।
अब ये ऑर्गन क्या करेगा, ये अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। जैसे अगर हम हार्ट की बात करें तो हार्ट जो है वो पंपिंग ऑफ ब्लड करता है, लंग्स जो है वो एक्सलेशन एंड एक्सपिरेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। उसके बाद दूसरे जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, हमारे ऑर्गन्स हैं, वो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। अब वो जो ऑर्गन है वो किस चीज से मिलकर बना हुआ है, टिश्यू से, और टिश्यू किससे मिलकर बने हुए हैं, सेल से। ठीक है, तो ये आप सिंपली एक एग्जांपल के तौर पर देखते हो। अब हम सपोज कर लो कि ये हार्ट था, दिल था, यानी कि हमारा जो भी अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा था, पंपिंग ऑफ ब्लड कर रहा था। ये जो ऑर्गन होगा ये दूसरे ऑर्गन्स के साथ मिलजुल कर काम कर रहा होगा, यानी कि बहुत सारे ऑर्गन्स जो हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे। दिल उस टाइम तक ब्लड को पंप नहीं कर सकता, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप नहीं करेगा जब तक उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। वो कहां से मिलनी है, लंग्स से, और लंग्स को ऑक्सीजन उस टाइम तक नहीं मिलेगी जब तक हम अपनी नाक के जरिए से सांस नहीं ले रहे। तो नाक जो है तो एक ऑर्गन नहीं है, स्ट्रक्चर है, लेकिन जो लंग्स हैं वो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं हार्ट को। हार्ट जो है वो ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्रोवाइड कर रहा है, पूरी बॉडी को प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि हर स्ट्रक्चर के अंदर उसका ब्लड जा रहा है। अगर ब्रेन की हम बात करें तो ब्रेन जो है वो पूरी बॉडी को कोऑर्डिनेट कर रहा है, उसको सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है। ब्रेन को भी ब्लड चाहिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब वो कहां से मिल रहा है, उसको हार्ट से मिल रहा है। तो ये जितने भी ऑर्गन्स हैं आपस में एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करते हैं। बेशक अपना अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन अगर एक स्ट्रक्चर भी अपना काम छोड़ दे तो पूरी बॉडी का जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो सकता है। इसलिए फिर अब इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स शामिल हैं। इस टोटल कॉम्बिनेशन को, जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स मिलजुल कर काम करें, इसको हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, तो जो हमारा थर्ड है इसके बाद आ जाता है ऑर्गन सिस्टम, इसको फिर हम बोल रहे हैं ऑर्गन सिस्टम। अब ये जितना भी ऑर्गन सिस्टम है हमारी बॉडी का, ये टोटली सारा कुछ मिलाकर अगर हम देखें तो एक कंप्लीट इंडिविजुअल बन जाता है, एक इंसान बन जाता है, एक जानदार बन जाता है कंप्लीट। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं आपके सामने कंप्लीट इंडिविजुअल हूं, मेरे अंदर ऑर्गन सिस्टम्स मौजूद हैं। वो ऑर्गन सिस्टम किससे मिलकर बने हैं, ऑर्गन से। ऑर्गन्स किससे मिलकर बने हैं, टिश्यूज से। और टिश्यूज किससे मिलकर बने हुए हैं, सेल से। और सेल किससे मिलकर बने हुए हैं, ऑर्गेनेलीज से। ठीक है, ऑर्गेनेलीज के भी अगर हम जाएं पीछे तो मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, मॉलिक्यूल्स से भी पीछे जाएं तो एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल आ जाता है। तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ठीक है, ये हमारे पास ही सिस्टम था। उसके बाद हम आ जाते हैं अगर प्लांट्स के ऊपर, प्लांट्स की जो रेस्पिरेशन वगैरह, ट्रांसपायरेशन इन प्लांट्स, उसकी अगर हम बात करें तो सिंपली ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड हमें देखना है प्लांट्स के अंदर। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, मैं सिंपली इसको लिख लेता हूं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ठीक है, अब ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, इससे क्या मुराद है, ट्रांसपोर्ट में हमने देखना है फूड एंड वाटर। ये दो चीजें ही हैं प्लांट्स के अंदर, क्योंकि उन्होंने चलना फिरना तो है नहीं, या उन्होंने कोई हमारी तरह इंसानों की तरह कोई बर्गर शॉर्ट वगैरह तो खाने नहीं है। तो सिंपली इसके अंदर दो ही चीजें आ जाती हैं, फूड एंड वाटर, इनकी हमें ट्रांसपोर्ट देखनी है। तो अगर हम देखें इसके अंदर हमारे पास टिश्यूज हैं काफी ज्यादा, जैसे कि टिश्यूज की एग्जांपल मैंने लिखी नहीं है शायद, तो उसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ। वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं, बहुत सारे टिश्यूज हैं, वेस्कुलर टिश्यूज हैं, मसल टिश्यूज हैं, इस तरह के काफी सारे हैं। तो यहाँ पर प्लांट सेल्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जो वेस्कुलर टिश्यूज हैं वो हमारे पास दो होते हैं, जाइलम और सेकंड है फ्लोएम। ठीक है, ये दो हमारे पास वेस्कुलर टिश्यूज मौजूद हैं। इनकी वजह से प्लांट्स के अंदर फूड एंड वाटर की ट्रांसपोर्ट होती है। जाइलम का काम क्या है और फ्लोएम का काम क्या है, इन दोनों की वजह से फूड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। तो सबसे पहले आप देखोगे जो जाइलम है ये वाटर की ट्रांसपोर्ट करता है, यानी कि रूट्स से, जहां पर जड़ें हैं, रूट्स हैं, वो पानी को अब्सॉर्ब कर रही हैं, तो वहां से लेकर और प्लांट्स की अपर सरफेस तक, पत्तों तक, टहनियों तक जो वाटर की ट्रांसपोर्ट है वो जाइलम के थ्रू होती है। और फ्लोएम की अगर हम बात करें तो ये फूड की ट्रांसपोर्ट करेगा। अब फूड की ट्रांसपोर्ट का मतलब है पत्तों के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही है, वहां पर फूड बन रही है, उस फूड को पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करना है, वो काम है इसका फ्लोएम का। ठीक है, ये दो वेस्कुलर उसके अंदर टिश्यूज मौजूद होते हैं और ये साइड बाय साइड एक दूसरे के साथ साथ ये मौजूद होते हैं प्लांट्स के अंदर। और इसके अंदर चीज जो आ जाती है रूट हेयर्स वगैरह की, जैसे हमने पहले बात की है कि जो रूट्स हैं इसके जमीन की सरफेस के नीचे उस पर छोटे छोटे रूट्स हेयर्स मौजूद हैं। इन रूट हेयर्स का काम होता है ये सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं रूट्स का, वाटर की अब्जॉर्प्शन ज्यादा से ज्यादा होने के लिए। यहाँ से जो वाटर होगा वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है
डिफ्यूज हो जाता है सॉरी इस रूट हेड्स के जरिए से रूट्स के अंदर, और फिर रूट्स के जरिए से वो पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करवा दिया जाता है जाइलम के थ्रू, ठीक है। उसके बाद अगर हम गैसियस एक्सचेंज की बात करें तो पत्तों की पत्ता जो होता है, एक प्लांट है उसका एक पत्ता है, ठीक है, ये उसका पत्ता है। अब ये मैंने सिर्फ एक पत्ता बनाया है, इस तरह के आपको पता है कि पौधे के अंदर बहुत सारे पत्ते होते हैं, तो इनके ऊपर छोटे छोटे स्वाद मौजूद होते हैं जिनको हम कह रहे हैं ये छोटे छोटे पोर्स मौजूद हैं। इन पोर्स का नाम क्या है? इन पोर्स को हम कहते हैं स्टोमेटा, स्टोमेटा, ठीक है। इन स्टोमेटा का काम क्या होता है? ये गैसियस एक्सचेंज के लिए हेल्प करते हैं, गैसेस जो होती हैं प्लांट्स में उनको ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, ठीक है, या बॉडी से रिलीज करते हैं, उनको हम कहते हैं स्टोमेटा, जो छोटे छोटे सुराख हैं, और ये पत्तों की अपर सरफेस पर भी मौजूद हैं और लोअर सरफेस पर भी मौजूद होते हैं। डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट्स के अंदर स्टोमेटा की जो कंसंट्रेशन ऑफ नंबर्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स बात नहीं है। अच्छा, तो उसके बाद हम ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशनल पुल ये बात कर लेते हैं। क्या होती है? जैसे मैंने भी बताया स्टोमेटा के जरिए से गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, तो वाटर जो है वो भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, फूड भी ट्रांसपोर्ट हो रही है, ये ट्रांसपोर्टेशन हो रही है। ट्रांसपायरेशन क्या वर्ड है? ट्रांसपायरेशन हम कहते हैं कि मैं लिख देता हूँ पहले ताकि आपको इजी हो जाए। जो ट्रांसपायरेशन है, ट्रांसपायरेशन और ट्रांसपोर्ट ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट वर्ड्स हैं, इनका मतलब भी एक दूसरे से डिफरेंट है। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है सिंपली वाटर एंड फूड की ट्रांसपोर्ट करना, उनकी तरसील करवाना, और ट्रांसपायरेशन का मतलब है सरफेस ऑफ लीव्स में जो पत्तों की सरफेस है वहां से पानी का बुखारात की शक्ल में बाहर निकलना, उसको हम कह रहे हैं ट्रांसपायरेशन, ठीक है। तो वो जो वेपर्स होंगे, वेपर्स की फॉर्म में उन्हें बाहर निकलना है, तो या आप सिंपली कह लो कि सरफेस ऑफ लीव्स जो हैं पत्तों की सरफेस से पानी का बाहर निकलना, उसको हम कह रहे हैं ट्रांसपायरेशन। और ट्रांसपायरेशन की वजह से क्रिएट होने वाला पुल जो होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसपायरेशनल पुल। ये क्या चीज होती है? ट्रांसपायरेशन हुई है, पानी बाहर निकल गया बुखारात की शक्ल में, छोटे छोटे वेपर्स की शक्ल में पानी जो था वो सरफेस ऑफ लीव्स पे से बाहर निकल गया। तो जितना पानी बाहर निकलेगा उतनी स्पेस जो होगी वो वैक्यूम की शक्ल में अवेलेबल होगी रूट्स के पास, या नीचे जो स्टेम है उस पूरे यानी कि पाइप नुमा एक स्ट्रक्चर है जिसको हम जाइलम कह रहे हैं। तो उसके अंदर जितना पानी बाहर निकला उतनी स्पेस उसके अंदर खाली हो चुकी है, उसकी वजह से पुल क्रिएट हो जाता है। वो पुल क्या करता है? एक एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगा। जैसे आप स्ट्रॉ के जरिए से बोतल पीते हैं, जूस पीते हैं, तो आप उसको एक सक करते हैं, वो जूस जो होता है वो ऊपर की तरफ आता है। अब जितना जूस ऊपर आता है उतना ही नीचे से स्ट्रॉ के अंदर दोबारा से भी आ जाता है। तो यही सेम चीज इधर हो रही है। ये समझ लें कि हवा जो है वो पत्तों में से उसको सक कर रही है, बाहर खींच रही है, तो जितना वो उसने उसको बाहर खींचा उतनी नीचे पुल क्रिएट हो चुकी है जो कि मजीद पानी को ऊपर लेकर जाएगी। तो ये जो पुल क्रिएट हुई है इसको हम बोल रहे हैं ट्रांसपायरेशनल पुल, ठीक है। ये इसके अंदर चीजें थी। तो इस सबसे पहले हमने बात की है स्टोमेटा वगैरह के अंदर जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, ट्रांसपायरेशन, और जितनी भी स्ट्रक्चर होंगे ये भी एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। लेकिन अगर स्टोमेटा अगर क्लोज है तो ट्रांसपायरेशन भी नहीं हो सकती। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के अंदर हो रहा है। अगर हम प्लांट और एनिमल की क्योंकि इस चैप्टर में बात कर रहे हैं तो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होगा, एनिमल्स के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होता। उसके अलावा कुछ ऐसे माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ फंजाई वगैरह, अलगी वगैरह, उसके कुछ हैं टाइप्स हैं जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, जैसे ग्रीन एल्गी है वो फोटोसिंथेसिस करती है। अच्छा, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एनिमल्स और प्लांट्स की, तो एनिमल्स के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होती। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए से फूड की प्रिपरेशन होती है। ये जो वर्ड है फोटो, इस फोटो का मतलब होता है लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है, जो वर्ड है सिंथेसिस, इसका मतलब होता है प्रोडक्शन, यानी कि मेकिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट, उसको प्रोडक्शन बोलते हैं। प्रोडक्शन यहाँ पर सिंथेसिस का वर्ड यूज किया गया। तो फोटोसिंथेसिस हम कहते हैं फूड की प्रिपरेशन करना विद द हेल्प ऑफ लाइट। अब ये प्रोसेस क्या होता है? दिन के टाइम पर जब सूरज की रोशनी पत्तों के ऊपर पड़ती है तो ये पत्ते जो होते हैं इनके अंदर, जैसे हमने पहले बात की कि क्लोरोफिल मौजूद होते हैं जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं, और ये ग्रीन कलर के पिगमेंट्स हैं, ये सूरज की रोशनी को करते हैं अब्सॉर्ब। तो विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, अगर ये SL जो है ये सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के अंदर उसको यूज करेंगे, और जो वाटर इन्होंने अब्सॉर्ब किया हुआ
वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सनलाइट, मैं बैलेंस नहीं कर रहा इसके साथ, तो सिंपली एक जनरल इक्वेशन लिख रहा हूँ। प्रोडक्ट हमारे पास बनती है ग्लूकोज C6H12O6 और साथ बाई प्रोडक्ट एज अ बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन भी बनती है। वो ऑक्सीजन जो होती है वो बाद में यूज में आ जाती है, लेकिन जो मेन प्रोडक्ट है वो है ग्लूकोज C6H12O6। ये ग्लूकोज की जो प्रोडक्शन है ये फोटोसिंथेसिस की मेन प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये सिर्फ प्लांट्स के अंदर हो रहा है। अब इस फूड को, ये जो प्रोडक्ट बनी है उनकी फूड है, इस फूड को वो एनर्जी के तौर पर स्टोर कर लेते हैं अपने फ्रूट्स के अंदर, और वो एनर्जी जो है वो पूरी बॉडी के अंदर भी स्टोर हो रही है, लेकिन फ्रूट्स के अंदर ज्यादातर एनर्जी जो है ये स्टोर हुई भी होती है, और फिर हम बाद में फ्रूट्स को खाते हैं तो वो एनर्जी जो होती है वो हमारे अंदर भी आ जाती है, ठीक है। तो ये फोटोसिंथेसिस का एक छोटा सा प्रोसेस था। अच्छा, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। रेस्पिरेशन इन एनिमल्स की हम बात करेंगे। तो रेस्पिरेशन क्या चीज़ है? रेस्पिरेशन हम कहते हैं, लिखा भी हुआ है, फूड ऑक्सीडाइज टू फॉर्म एनर्जी। इसका मतलब है जो हम फूड खाते हैं उस फूड को ऑक्सीडाइज किया जाता है बॉडी सेल्स के अंदर ताकि उससे एनर्जी बनाई जा सके, उस फूड का हमें कोई फायदा भी हो, ठीक है। और इसके लिए जो ऑक्सीडेशन के लिए जो ऑक्सीजन है वो हम इनहेल कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहे हैं, उसकी जो प्रोडक्शन में बन रही है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो बन रही है उसको हम बाहर निकाल रहे हैं, एक्सहेलेशन उसको कह रहे हैं, और जो इनहेलेशन है उसके अंदर हम ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेकर जा रहे हैं। अब वो जो ऑक्सीजन है हवा के जरिए से हमारी बॉडी के अंदर कैसे एंटर हो रही है? सबसे पहले आ जाती है नोज। ये नाक को हम नोज कहते हैं तो आपको पता है, लेकिन इसके जो नॉस्ट्रिल्स हैं यानी कि वो चैम्बर्स हैं खाली, जो नाक है, अगर मैं देखूं कि नाक के दो चैम्बर्स होते हैं लेफ्ट एंड राइट, इनको हम नॉस्ट्रिल्स कहते हैं, इनके जरिए से हम हवा को अंदर लेकर जा रहे हैं। यहाँ पर नाक के अंदर म्यूकस मौजूद होता है। म्यूकस एक लिक्विड टाइप स्ट्रक्चर है, लिक्विड लगा होता है हमारी नाक पर, आपको पता ही होगा। और उसके बाद इसके अंदर हेयर्स भी मौजूद होते हैं, बाल। इनका काम क्या होता है? एक तो ये ड्राई होने से रोकते हैं, नाक को प्रोटेक्ट करते हैं, ड्राई नहीं होने देते, और दूसरी बात ये कि जो हवा होती है उसके साथ डस्ट पार्टिकल्स भी जा रहे होते हैं सांस में, तो डस्ट पार्टिकल को वहीं पर रोकने के लिए बाल और म्यूकस मौजूद होते हैं। इन नॉस्ट्रिल्स के आगे से वेंट पाइप आ जाता है, वेंट पाइप, ठीक है। ये वेंट पाइप जो है ये हमारे नाक से जो आगे वाला स्ट्रक्चर है, ऐसा स्ट्रक्चर है यानी कि जहाँ से हवा नहीं गुजरना है, उसको हम वेंट पाइप बोल रहे हैं। आगे आ जाता है ट्रैकिया। ट्रैकिया जो है ये सी शेप, यहाँ पर ये जो आप देखो जिसको हम शैफ्ट बोलते हैं, इसको हम ट्रैकिया बोलते हैं। ये सी शेप कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है, और ये इसलिए कार्टिलेजिनस होता है ताकि वहाँ पर इलास्टिसिटी प्रोड्यूस हो, हमें ज़्यादा नुकसान ना हो। अगर हमें कभी चोट लगती है, कोई स्ट्रोमा होता है तो उससे हमें नुकसान ज़्यादा ना हो। उसके आगे आ जाता है ब्रोंकाई। जब ये ट्रैकिया जो है ये मजीद नीचे की तरफ जा रहा है, लंग्स की तरफ जा रहा है, तो वहाँ पर जो स्ट्रक्चर है उसको हम ब्रोंकाई बोल रहे हैं। ब्रोंकाई जो है ये डिफरेंट, यानी कि उसके अंदर लंग्स के अंदर लेफ्ट और राइट जो हमारे लंग्स होते हैं उसके अंदर ये कन्वर्ट हो रहे हैं। ब्रोंक्यूल्स हैं, ब्रोंक्यूल्स कहते हैं जब ब्रोंकाई जो है, एक ब्रोंकाई जब मजीद ब्रांचेस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, इसमें से बहुत सी ब्रांचेस निकल रही हैं, इन ब्रांचेस को हम बोल रहे हैं ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल्स जो है इनके लास्ट पर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, ठीक है। इसको हम कह रहे हैं सैक लाइक, इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा है सैक, एयर सैक्स। इनका काम क्या होता है? ये इसको हम उर्दू में कहते हैं हवाई थैलियाँ, और एयर सैक्स इसको कहा जाता है। इसके अंदर लास्ट पॉइंट है, यहाँ पर एंडिंग्स हैं, यहाँ पर जितनी भी ऑक्सीजन वगैरह जो कुछ भी है वो यहाँ पर आकर लैंड हो रही है, ठीक है। तो यानी कि उनको स्टोर, आप सिंपली कह लो स्टोरेज के लिए या स्टॉक करने के लिए स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, इनको हम एयर सैक्स बोल रहे हैं। इनसे एक तो सरफेस एरिया भी उनको मिल जाता है ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर एंटर होने के लिए, ठीक है। ये जो हमारा प्रोसेस था ये है रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। अब हमने देखना है प्लांट्स के अंदर, तो उसको भी डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, तो इसके बाद जो हमारा टॉपिक था सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम ये भी हमने एनिमल्स के अंदर ही देखना है, क्योंकि जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स के अंदर ही हो रही है, प्लांट्स के अंदर तो ब्लड होता नहीं है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो हमारे पास एक पूरा प्रोसेस है, किस तरह से सर्कुलेशन होती है। सबसे जो पहला यहाँ पर स्टॉप है वो है हार्ट, दिल। दिल जो है पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई कर रहा है पंपिंग के जरिए से। हार्ट से आगे जो स्ट्रक्चर होते हैं उनको हम आर्टरीज कहते हैं, ठीक है। आर्टरीज एक किस्म की आप कह लो कि वेन्स होती हैं जो कि क्या करती हैं, मैंने लिखा हुआ है अवे फ्रॉम हार्ट। इसका मतलब है जो ब्लड है हार्ट से लेकर जो पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को सप्लाई करना है वो आर्टरीज का काम होता है, यानी कि हार्ट ने जो ब्लड को पंप करती है। अब हार्ट से लेकर दिल से जो खून टुवर्ड दूसरे जो ऑर्गन्स हैं उनकी तरफ जा रहा है,
हार्ट से दूर जा रहा है, अवे फ्रॉम द हार्ट, उसको हम कह रहे हैं स्ट्रक्चर्स को आर्टरीज, जो कि उस ब्लड को लेकर जा रही है। उसके बाद जो वेन्स हैं, वेन्स क्या करती है कि ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर दोबारा से हार्ट की तरफ आती हैं। तो आप कह रहे हो कि टुवर्ड्स द हार्ट, इसको हम बोल रहे हैं वेन्स। अब मैं आपको सिंपल एक डायग्राम के जरिए से समझा देता हूं। समझने के लिए एक ऑर्गन है कोई सा भी, या बॉडी है और ये दिल है, ठीक है। इस दिल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड का मतलब है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा जिसके अंदर ऑक्सीजन शामिल होगी, ठीक है। ऑक्सीजन शामिल है उसके अंदर, जो कि फायदेमंद होगा। तो उस बॉडी को, उस ब्लड को सॉरी लेकर वो हार्ट से जो पूरी बॉडी की तरफ जा रहा है, वो काम है इसका आर्टरीज का। अब यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच गया, उन्होंने वो ब्लड को जितना आपको यानी कि सप्लाई हो चुका है। अब ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड का मतलब है जिसके अंदर ऑक्सीजन अब शामिल नहीं होगी, उसमें से ऑक्सीजन बाहर निकल चुकी है। तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ऑर्गन से या बॉडी से दोबारा से हार्ट के अंदर आएगा। ये काम किसका होता है? वेन्स का काम होता है, ठीक है। और इन दोनों के दरमियान में एक कनेक्शन जो बना रही है, आर्टरीज और वेन्स के दरमियान में एक कनेक्शन बना हुआ। उस कनेक्शन कौन करती है? वो उस कनेक्शन को वो करती है कैपिलरीज, ठीक है। तो ये सर्कुलेशन स्ट्रक्चर है सिंपल, ये हमने बहुत ज्यादा सिंपल करके देखा, वैसे ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। यहाँ पर हार्ट की अगर बात करें, मैंने हार्ट नहीं बनाया, उसका स्ट्रक्चर भी नहीं बनाया, बस एक डायग्रामेटिकली आपको मैंने समझाने के लिए बॉक्सेस बना दिए हैं। इसके 4 चैम्बर्स होते हैं टोटल, ठीक है। जो अपर चैम्बर्स हैं, अपर 2 चैम्बर्स हैं उनको हम बोलते हैं आर्टरिया, और ये काफी थिन होंगे। उसके बाद जो लोअर 2 चैम्बर्स हैं उनको हम कहते हैं वेंट्रिकल्स। ये हार्ट का जो स्ट्रक्चर होता है उसके टोटल 4 चैम्बर्स हैं, उनके नाम हैं। ऊपर वालों को हम बोल रहे हैं आर्टरिया और नीचे वालों को बोल रहे हैं वेंट्रिकल्स, ठीक है। अच्छा जी, तो सर्कुलेशन सिस्टम के बाद, सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद और रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद जो हमारे पास सिस्टम्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम, ये 3 किस्म के मजीद सिस्टम्स जो कि एनिमल्स में मौजूद होते हैं। सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है आपके माउथ से, मुंह से। जो आप फूड खा रहे हो वो फूड आपने लेकर जानी है बॉडी के अंदर मुंह के जरिए से। वहां से उससे पहले आपकी जो टंग्स हैं, जुबान है, जुबान में उसका टेस्ट आपको बताना है कि उसका टेस्ट कैसा है। उसके ऊपर टेस्ट बड्स मौजूद होते हैं जो कि आपको टेस्ट बताते हैं। उसके बाद जो सलाइवा मौजूद है, थूक है जो, ये क्या करता है वहां पर उसको पेस्ट बनाने में हेल्प करता है, ठीक है, सॉफ्टन करने में उसको हेल्प करेगा। और इसके अंदर कुछ एंजाइम्स भी होते हैं जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। उसके बाद जो आपने दांतों के जरिए से उसको चबाना है, उसको पेस्ट बना देना है। अब वो पेस्ट बन चुका है और वो जब आप उसको अंदर यानी कि लेकर जा रहे हो हलक से, वो जब नीचे जाएगा तो वो एक गोल राउंडेड शेप स्ट्रक्चर बन जाएगा, उसको हम बोलते हैं बोलस। अब ये जो बोलस होगा ये फूड की रास्ता है, उसकी खुराकी नालियां, वहां से गुजरता हुआ वो नीचे की तरफ जा रहा है जहां पर स्टमक में वो जा रहा है, ठीक है। उससे पहले बहुत से स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं। तो स्टमक में जाने के बाद थोड़ी देर के लिए वो स्टोर हो रहा है, स्टोरेज के बाद स्टमक उसको थोड़ी देर के लिए स्टोर करेगा और उसके बाद वो उसको डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देगा। अब डाइजेशन के लिए वहां पर जो लाइनिंग्स मौजूद हैं, उन लाइनिंग्स से डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज होते हैं जो कि कलरलेस होते हैं, कोई कलर नहीं होता, लिक्विड टाइप स्ट्रक्चर होंगे वो। उन एंजाइम्स का काम होता है डाइजेशन करवाना। उसके बाद आप देखेंगे जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं वो रिलीज होते हैं वहां पर, जो कि ऑयल्स, फैट्स वगैरह को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। जो स्टमक वो स्ट्रक्चर है जो कि डाइजेशन करता है फूड की। उसकी डाइजेशन के बाद जो उसमें से मटेरियल होगा वो सारा का सारा डिफ्यूज यानी कि सब्सटेंस जो है जो कि बेनिफिशियल है, जिसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह ये शामिल हैं, तो वो ब्लड के अंदर डिफ्यूज कर दी जाती हैं। और जो वेस्ट मटेरियल है जो कि किसी काम का नहीं है, वो वेस्ट मटेरियल क्या करते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के जरिए से, जो सेकंड सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम के जरिए से वो बाहर निकाल दिया जाता है, बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाता है। अब डाइजेशन क्या चीज है? डाइजेशन हम सिंपली कहते हैं जो आपने फूड खाई है उसकी हजम होने को हम डाइजेशन कहते हैं। यानी कि फूड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो तोड़कर उनसे एनर्जी के निकालने को हम बोल रहे हैं डाइजेशन, ठीक है। और ये सारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जिसके अंदर हमारे माउथ से लेकर और स्टमक के आगे जो स्ट्रक्चर है दरमियान में, उन सारों को टोटल मिलाकर हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोल रहे हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम हम कहते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स यानी कि वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालना, उनको खारिज करना, वो कहलाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। और इसके अंदर जितने भी वेस्ट मटेरियल होगा उसके अंदर जो आपका वेस्ट वाटर है जो कि बॉडी के अंदर मौजूद है, या वेस्ट फूड थी जो आपने खाई थी वो अब काम की नहीं है, अब वो फूड तो नहीं है, वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है।
तो उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। इसके लिए भी इस सिस्टम के अंदर भी बहुत से बीच में स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो उन टोटल स्ट्रक्चर्स को मिलाकर उस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। उसके बाद नर्वस सिस्टम आता है। नर्वस सिस्टम का जो मेन है जिसको आप कहते हो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि हमारा जो दिमाग है इसको हम बोल रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पूरी बॉडी को कंट्रोल भी कर रहा है ये। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम या नर्वस सिस्टम जो है ये एनिमल्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल भी है, और ये प्लांट्स के अंदर आपको नर्वस सिस्टम नहीं मिलता, एनिमल्स वगैरह के अंदर मिलता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं कुछ उनके अंदर ही आपको मिलेगा, लेकिन डिफरेंट फॉर्म में मिलेगा। अब यहाँ पर जो सेकंड है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी मौजूद है, ठीक है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये जो दिमाग है हमारा जिसको हम ब्रेन बोल रहे हैं, ये हमारी खोपड़ी जो होती है स्कल, इन स्कल बोन्स के अंदर ये मौजूद है, और इसकी प्रोटेक्शन के लिए 3 लेयर्स होती हैं हड्डियों की, 3 लेयर्स होंगी। उन 3 लेयर्स को हम बोलते हैं मेनिंजेस, और मेनिंजेस के अंदर एक लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है, जिसको हम सिंपली कह देते हैं कि वो फ्लूइड, उस फ्लूइड का मकसद क्या है। उस फ्लूइड का मकसद जो है वो ये है कि अगर आपको दिमाग पर, सर पर कोई चोट लगती है, आप गिरते हैं, उछल कूद करते हैं, तो उन लेयर्स की वजह से जो ब्रेन है वो प्रोटेक्ट रहता है हमारा, उसको नुकसान नहीं पहुंचता, और उस फ्लूइड का नाम होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। और मेनिंजेस 3 लेयर्स हैं जो कि हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही हैं, ठीक है। उस ब्रेन का काम है हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करना। और आपको जैसे पता होगा कि जो लेफ्ट साइड वाला होता है वो हमारी बॉडी के राइट साइड को कंट्रोल करता है, और जो राइट साइड का जो ब्रेन है वो हमारी लेफ्ट साइड बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है। हमें मूवमेंट के लिए, हमें जो हम चलते हैं बिल्कुल बैलेंस में चलते हैं, ये हमारी बॉडी को वो कंट्रोल कर रहा है। तो ये कुछ सिस्टम थे, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी, डाइजेस्टिव एंड नर्वस सिस्टम, जो कि एनिमल्स में पाए जाते हैं। उससे पहले हमने ट्रांसपोर्ट देखी है जो कि प्लांट्स के अंदर थी, और उससे पहले हमने सेल के बारे में पढ़ा, टिश्यूज के, ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा। तो ये जितना भी था ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की चीज़ें थी। नॉन लिविंग्स के अंदर ये कोई भी सिस्टम मौजूद नहीं होता। तो ये हमारा आज का चैप्टर था लिविंग ऑर्गेनिजम्स, 6th ग्रेड का अमेजिंग साइंस का, ये हमारा सेकंड चैप्टर था, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।